हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने 5 के विभाजन का नियम, 6 के विभाजन का नियम और 7 के विभाजन का नियम अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। और 8 के विभाजन का नियम मैंने आपको 2 के विभाजन के नियम में बताया था, जो उसकी फैमिली के लिए हो कि अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रही हो पुनः तो वहाँ पे 8 के विभाजन का नियम लगेगा। 9 के विभाजन के नियम में मैंने आपको 3 की फैमिली में बताया था कि यदि पूरी संख्या का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वहाँ पे 9 के विभाजन का नियम लगेगा। इसमें एक और चीज़ याद रखना कि 9 के विभाजन के नियम में यदि कोई संख्या दिए कि संख्या दिए तो मैंने बताया था आपको कि 3214 में दिया है ना। 3214 दिया तो मैंने बताया था कि 3 + 2 + 1 + 4 इक्वल टू कितना आया, 4 5 6 7 8 9 10 आया। अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, अगर 9 से विभाजित होगा तभी यहाँ पे 9 के विभाजन का नियम लगेगा, ठीक है। लेकिन 9 में से 1 बार और शेषफल कितना बचा, 1। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि 9 के विभाजन के मतलब कि कोई भी डिजिट को 9 से पूर्णतः विभाजित करो या फिर उसके योग से आई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वो पूरे डिजिट को 9 से विभाजित करने पर बचे शेषफल के बराबर होता है। जैसे कि आप अगर 3214 को 9 से विभाजित करोगे तो भी एक ही शेषफल बचेगा। जैसे कि 9 × 9 = 9 × 18 = 29 27 27 28 29 30 31 5 बचे, 9 × 18 = 9 × 9 = 45 9 5 45 बचे, तो कितना बचा 6 9 7 63 और यहाँ कितना 64 हो रहा था, तो एक शेषफल बच गया यहाँ पे, ठीक है। ये 300 पे 57 बार विभाजित हो गया लेकिन एक शेषफल बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि संख्या का योग को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या को 9 से विभाजन करने पर आए शेषफल के बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा वो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको 9 से विभाजन करने पर कितना शेषफल बचेगा तो उसको योग करके भी आप उसको 9 से डिवाइड करके आराम से जो शेषफल बचेगा वही शेषफल उसको पूरी संख्या को विभाजन करने पर आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या हो, कोई भी पर्टिकुलर नंबर, अगर उसको अपोजिट करके आप माइनस करते हो उस संख्या में से तो वो संख्या जो संख्या आती है वो हमेशा ही 9 से विभाजित होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 21, अगर मैं इसको अपोजिट करूँ तो अपोजिट करके 12 और अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो कितना बचा 9, तो ये संख्या हमेशा ही 9 से डिवाइड होगी। ये चाहे कोई भी लिखो, ऐसा नहीं कि मैं 21 वगैरह लिखूँ। चलो हमने आपको लिखा है यहाँ पे 3 2 1, अगर मैं यहाँ हो जाएगा 1 2 3 क्योंकि मैंने इसको अपोजिट किया। तो 11 में से 3 माइनस गए तो 11 में 3 के 3 गए तो कितने बचे 8, है ना। और यहाँ पे फिर मैंने इधर ऐसे लिया तो इधर 11 में से 2 गए तो कितना बचा 9, ठीक है। 198, अगर 9 से करेंगे 9 दूनी 18, एक शेष बचा 9 दूनी 18। देखो कोई भी संख्या हो, कोई भी आप पर्टिकुलर किसी भी नंबर को ले लेना, उसको अपोजिट करोगे ना तो अपोजिट करके जो नंबर ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे वाले नंबर में से माइनस करोगे, नीचे वाले नंबर को उसमें से माइनस करोगे ना, और जो भी पर्टिकुलर संख्या आएगी वो हमेशा ही 9 से विभाजित होगी। आप कुछ भी लेके देख लेना इस चीज़ को, कहीं भी कोई ट्रिक किसी भी डिजिट में अपना के देख लेना, चाहे वो बड़ी हो। अगर नीचे वाली बड़ी डिजिट आ रही है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ 2 2 5, तो 5 2 2, ठीक है। तो ऐसा अगर इस तरह से डिजिट आ रही है तो आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, कोई बात नहीं। जो बड़ी डिजिट है उसको माइनस करके हमें तो लाना है कि हाँ 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7, या एक 1 रह गया तो इधर से एक और ऐसे लिया तो 11 में से 2 गए तो 9, और अगर यहाँ पर चेक था 4 में से 2 गया तो 2 2 9 7। अगर हमें इसे 9 से करना 9 18 29 27 बचे 2 9 27, तो ये भी ठीक है। किसी भी तरह से माइनस करना, आपको ऐसा नहीं कि ऊपर छोटी डिजिट है नीचे बड़ी डिजिट है तो क्या करें, आपको माइनस करना है और कोई माइनस में सर नहीं लाना। हमें भाई ये देखना है कि बस हाँ हमें ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी डिजिट हो अगर उसको अपोजिट करके लिख के अगर उसको उन दोनों को आपस में घटाया जाए तो जो भी डिजिट आएगी वो हमेशा ही 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 9 के विभाजन के नियम में 2 चीज़ों में मुझे आपको बताना था कि शेषफल योग करके 9 को डिवाइड करके जो शेषफल बचता है वो पूरी संख्या को 9 को डिवाइड करके बने शेषफल के बराबर ही होता है, ठीक है, बराबर ही शेषफल आता है। और एक और क्या होता है कि अगर कोई भी सब पर्टिकुलर कुछ भी नंबर दे रखा हो, अगर उसको अपोजिट करके अगर हम माइनस करके जो भी संख्या आएगी ना उसको 9 से विभाजित, वो हमेशा ही 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये हमारा 9 के विभाजन का नियम हो गया। और अब आता है 10 के विभाजन का नियम। 10 के नियम का क्या कहता है हमारा, 10 का नियम कहता है कि इकाई अंक 0 होना जरूरी है। इकाई अंक में यदि 0 है तो वो संख्या हमेशा ही 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। 10 के विभाजन का नियम है, चाहे कुछ भी ले लो, 10 50, 10 1000, 10 250, 10,000, मतलब इकाई अंक 0 होना चाहिए। इकाई अंक 0 है तो वो संख्या हमेशा ही 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब आता है हमारे 11 के विभाजन का नियम। 11 के विभाजन का नियम क्या कहता है, वे सभी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि सम स्थिति और विषम स्थिति पर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 या फिर इनके गुणनफल हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई थी, वो क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल 4, मान लो कि एक कोई डिजिट दे रहा है कि 4747,
हमें यहाँ पे सम स्थिति और विषम स्थिति पता लगानी, तो हमेशा ही काउंटिंग पीछे से स्टार्ट करना, आगे से मत कर देना, 1 1 2 3 4 मत बोल देना, तो ये सम पे आ जाएगा नहीं, ये विषम पे आ जाएगा। आपको पता है कि नंबर में हमेशा काउंटिंग पीछे से स्टार्ट होती है, ठीक है, हमेशा ही पीछे से स्टार्ट होती है। तो यहाँ ये हमारी होगी फर्स्ट डिजिट, ये हमारी सेकेंड डिजिट, ये हमारी थर्ड डिजिट और ये हमारी फोर्थ डिजिट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि सम स्थिति व विषम स्थिति पर अंकों के योग का अंतर। सम स्थिति पे क्या क्या अंक आ रहे हैं, तो हमारी सम स्थिति है सेकेंड और फोर्थ है, क्योंकि आपको पता है सम किसको बोलते हैं कि जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाता है 2 और 4, तो इस सम स्थिति पर आया अंकों का योग, तो यहाँ पे कितना योग आ गया 8। और विषम स्थिति पे क्या है, विषम स्थिति पर हमारे 14, तो ये कितना आ गया अंक का योग 14। तो इनके अंकों के योग तो आ गया। अब योग का अंतर 0 या 11 का गुणनफल होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस जो हमारे यहाँ पे कितना रहा 6, लेकिन ये 6 ना आते हुए 0 या 11 ये दोनों आना चाहिए, या फिर इनके गुणनफल में जो भी होता है जैसे कि 121 वगैरह कुछ भी आना चाहिए। 11 0 का तो कोई गुणनफल होता नहीं, लेकिन 11 में आपको पता है 121 वगैरह आता है, लेकिन इतनी बड़ी डिजिट कोई देना नहीं चाहिए, तो आप इतना याद रखना 0 या 11 आना चाहिए, ठीक है। गुणनफल भी लिख लो ब्रैकेट में, कोई इशू नहीं है। कभी कोई बड़ी डिजिट दे दे एग्जाम्पल तो आप बोलोगे केवल 11 ही बताया था मैंने। 11 का गुणनफल मतलब 121, ये 1121 ऐसा कुछ मतलब 1221 वगैरह ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसमें एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड क्या बोलता है, 1 2 3 2 1। अब मैंने आपको बताया पीछे से हमेशा स्टार्ट करना है, पीछे से हमेशा स्टार्ट करोगे तो ये कौन सी फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ डिजिट, ये 5 डिजिट। तो क्या लिखना है हमें, विषम और सम संख्याओं के योग का अंतर पे। तो पहले विषम संख्या फर्स्ट पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फिफ्थ के पे क्या है, तो 1 + 3 + 1, ठीक है, माइनस सेकेंड पे क्या है और फोर्थ पे क्या है, ये हमारे सम डिजिट हो गए 2 + 2 3 4 5 5 - 4, यहाँ पे कितना आया 1, लेकिन ये नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा आया ही नहीं, तो ये भी 11, यहाँ पे भी 11 का विभाजन का नियम नहीं लगेगा। अब मैं आपको तीसरा बताती हूँ। तीसरा है 4 3 3 4, ये हमारी फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। विषम और सम संख्याओं के योग निकालना पहले तो सम संख्याओं का योग मान लो 4 + 3, विषम संख्याओं का योग मान लो विषम संख्या को मान लो 3 + 4, और इनका अंतर क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना 7 - 7 हो गया, तो ये 0 ये आ गया, तो यहाँ पे 11 के विभाजन का नियम लगेगा। अब इसको 11 से डिवाइड करके भी सेटिस्फाइड कर सकते हो, ठीक है। 11 + 11 दिया 33 आया, तो कितना बचा 33 के बाद 43, तो 10 बचा। 11 + 11 देते 11 99 103 में से 99 गए तो कितना बचा 4, 11 × 4 = 44। इस तरह से यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ करके, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो बहुत बड़ी डिजिट में क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको यहाँ पे 11 से डिवाइड करने बैठोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए ये सारे नियम आपको याद होना चाहिए ताकि आप आराम से उसको वहाँ पे फटाक से एकदम से, क्योंकि समय कम होता है किसी भी एग्जाम में, आपके पास समय कम होता है, तो ट्रिक से याद होगी ना तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बताइए कि इसमें कितनी संख्या एक्स में कितना मान संभव होगा कि एक पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए, कितने ये होंगे। अगर आपको दे दे कि 1 2 यहाँ x दे दे, यहाँ 2 दे दे, यहाँ 1 दे दे, तो आप बताओ कि x की जगह कौन सा मान संभव है कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए, बताओ आप मुझे। अब तो उस जगह आप क्या करोगे, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है सॉरी। तो हमें पता है कि विषम और सम संख्याओं के योग का अंतर जो होता है ना, वो 0 या 11 आना चाहिए। 0 या 11 आएगा तभी वह कैसे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं इसे, जैसे कि 1 और नंबर 1x1, तो 1 + 1 + x है ना, और यहाँ पे कितना है 2 + 2, इनका अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया 2 आया, तो ऑब्वियसली x के प्लेस पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। तो x के प्लेस पे 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 4 आया, लेकिन यहाँ पे 1 2 आया, प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 0 आ जाएगा। तो 0 आने के लिए यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो x के प्लेस पे, तो x = 2। इस तरह से आप आंसर ला सकते हो, तभी जाके यहाँ पे 0 आएगा, जहाँ पे 11 के विभाजन का नियम सेटिस्फाइड होगा। तो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम पर, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे आज के नियम खत्म हो गए। आज हमने 9 के नियम का कुछ अलग विशेषताएं जानी, 10 का नियम पढ़ा और 11 का नियम पढ़ा, ठीक है। और मैं आपको एक बार समरी करवा देती हूँ सभी नियम की।
समराइज़ करवा रही हूँ मैं आपको सभी नियम की, ठीक है। तो समरी करवा देती हूँ। जैसे कि 2 के विभाजन के नियम में मैंने क्या बताया, अंतिम डिजिट इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इनके विभाजन का नियम बताया था मैंने, इकाई अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 3 के विभाजन में बताया था कि मैंने योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। फिर ये पूरी फैमिली के लिए बताया था 6, 9, 27 वगैरह के लिए। 4 के विभाजन के नियम में मैंने बताया कि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 के विभाजन के नियम में बताया था कि 0 या 5 इकाई अंक होना चाहिए, ठीक है। 6 के विभाजन के नियम बताया था 2 व 3 दोनों नियम लगते हो, दोनों विभाजन नियम। 7 के विभाजन के नियम में बताया था मैंने आपको कि जो इकाई अंक होता है उसको दुगुना करके इकाई अंक छोड़कर आगे वाले अंक में से माइनस करना, तब तक करना जब तक कि वो संख्या 7 से विभाजित नहीं हो जाती है, ठीक है। 8 के विभाजन में बताया था कि अंतिम 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 के विभाजन के नियम बताया था मैंने कि योग जो होगा ना वो 9 से डिवाइड होगा। 10 के विभाजन के नियम में इकाई अंक 0 होगा। और 11 के विभाजन का नियम बताया था मैंने कि ओड माइनस इवन नंबर का जो योग होगा वह 0 या 11 या इनका गुणनफल हो सकता है, ठीक है। ओड यानी कि विषम माइनस सम या सम माइनस विषम एक की बात है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होगा। तो ये हमारी क्लास हो गई, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, तो आज हमने पढ़ा था, जैसे कल हमने पढ़ लिया था, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, 7 के विभाजन का नियम पढ़ लिया था, ठीक है। 7 के विभाजन तक के नियम तक पढ़ा था। और 8 के विभाजन के नियम में मैंने आपको बताया था कि अंतिम 2 डिजिट जो थी ना वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वहाँ पे 8 के विभाजन का नियम लगेगा, ठीक है। तो अंतिम 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी वहाँ 8 के विभाजन का नियम लगेगा। अब 9 के विभाजन के नियम में मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग जो होता है ना, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, वहाँ पे 9 के विभाजन का नियम लगेगा। जैसे 3 की फेरी फैमिली के लिए बताया था मैंने अंकों का योग। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अंकों का योग करके जो हम 9 से डिवाइड करते हैं ना, जो शेषफल बचता है, जैसे 9 बचा 9 1 बचा, तो एक जो शेषफल है हमारा एक शेषफल होगा ना, ये पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करे हुए शेषफल के बराबर होगा। यदि आपको कुछ बड़ी संख्या दी हुई और बताया कि इसको 9 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, तो आप उसका योग करके उसको मतलब कि 9 से डिवाइड करके आप शेषफल बता सकते हो। मतलब एग्जाम में इतनी ईजी तरीके से बता सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और कोई भी डिजिट हो, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट हो, अगर उसको अपोजिट करके आप उस डिजिट में माइनस करके, और जो भी डिजिट आएगी, ये जैसे जो भी डिजिट आएगी ना, इसकी हमेशा ही 9 से डिवाइड होगी। और ऐसा नहीं है कि केवल मतलब कि ऊपर बड़ी डिजिट होगी नीचे छोटी डिजिट होगी। जैसे कि 3 2 1 इसको अपोजिट किया तो 1 2 3 2 1, इसको अपोजिट किया 1 2, अगर इसको माइनस किया तो ये भी 9 से डिवाइड होगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा। 2 2 5, अगर इसको अपोजिट किया 5 2 2, अगर इसमें माइनस किया तो 2 9 7। ऐसा नहीं है कि माइनस लग रहा, माइनस नीचे है तो माइनस में आएगा कि कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। केवल कोई भी डिजिट ऊपर नीचे किसी तरह से होगा, अगर उनका अंतर जो होगा ना, अंतर से जो संख्या नहीं थी ना, वो हमेशा ही 9 से डिवाइड होगी, जैसे 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये 9 के विभाजन के नियम का सत्य है। और 10 के विभाजन के नियम में क्या होता है कि इकाई अंक पर हमेशा ही 0 आएगा। 1050 1000 10,250 जो भी हो, इकाई अंक 0 होगा, वहाँ पे 10 के विभाजन का नियम लगेगा। अब 11 के विभाजन का नियम क्या कहता है, 11 का विभाजन का नियम कहता है कि इवन मतलब कि सम और विषम संख्या की योग का अंतर जो होगा ना, वह 0 या 11 होगा, या फिर 11 की गुणनफल मतलब कि 121 1121, इस तरह से जो भी इनके गुणनफल होगी वो संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डिजिट दी 4747। मैंने क्या पहले आपको उसको सम और विषम डिजिट पे मतलब नंबर पे उसको आइडेंटिफाई करना। तो हमेशा बैक से पीछे से शुरू करते हैं, आपको पता है गणित में हमेशा ही गणना पीछे से शुरू करते हैं। तो ये हमारी होगी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सम डिजिट आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो सम पे हमेशा ये मतलब कि सेकंड वाली ये और फोर्थ वाली ये सम नंबर के ऊपर है, तो सम नंबर वाली ये हो जाएगी। तो 4 + 4 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। और विषम नंबर पे कौन सी 1 और 3 विषम नंबर है। विषम नंबर पे कितनी है 14 है, 14 हमारी। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या 0 या 11 आ रहा है, या फिर उनको गुणनफल कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। तो ये संख्या हमारी यहाँ पे 11 के विभाजन का नियम नहीं लगेगा। सॉरी। और एक और क्वेश्चन है 1 2 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 2 1 पहले हम इनको बताएंगे कि कौन सा सम नंबर पे और कौन सा विषम नंबर पे। तो पहले हम इनको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 5 नंबर दिए। अब विषम नंबर पे क्या है 1 3 5, तो ये 1 3 5, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे 5 है, ठीक है।
135, तो यहाँ पे 135, तो 135 का 1 + 3 + 1, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। और सम नंबर पे क्या है 2 और 4, दूसरे और चौथे नंबर पे क्या है हमारे पास 2 2, तो यहाँ 2 2, लेकिन ये माइनस करने पर 0 या 11 आना नहीं आ रहा, तो आंसर नहीं होगा, ठीक। एक ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले हम इसको नंबर दे देंगे, तो ये 1 2 3 4। अब विषम नंबर कौन सा है 1 और 3, 1 और 3 पे कौन कौन से डिजिट है, तो 4 और 3, तो 4 और 3, 4 + 3 है, ठीक है। और हमारे सम नंबर पे कौन से डिजिट है सेकंड और फोर्थ नंबर पे, तो ये है 4 + 3, तो 4 + 3 ये ठीक हो गया। तो ये दोनों प्लस करने पर 0 आ रहा, तो हाँ ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। आप इसको 11 से विभाजित करके भी देख सकते हो, देख लो पूर्णतः विभाजित हो रही है, यहाँ पे 11 के विभाजन का नियम लगेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पूछ के बताती हूँ। जैसे कि एक डिजिट दी होगी आपको बहुत बड़ी, और उसमें पूछा होगा कि क्या अगर ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही संख्या, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आएगा, तो आप उसको करने नहीं बैठोगे वहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखे कि पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए सम और विषम संख्या के अंकों का अंतर 0 या 11 या फिर इसका गुणनफल आना चाहिए। तो जब आप देखोगे इसको करके, तो पहले इसको नंबर दोगे 1 2 3 4 5। अब सम नंबर क्या, विषम नंबर क्या क्या है 1 x और 5, तो 1 + 1 + x, ठीक है। 1 प्लस, क्योंकि 1 नंबर पे 1 है और 3 नंबर पे x है और 5 नंबर पे 1 है, तो 1 + 1 + x माइनस। अब देखेंगे हम सम डिजिट के ऊपर क्या है, तो हमारा क्या है 2 + 2, 2 + 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 + 2। अब बराबर 0 आना चाहिए, मतलब इन दोनों का बराबर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है और x है और यहाँ पे 4 है, तो कितना x के प्लेस पे कितना रखेंगे कि 4 - 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ताकि यहाँ पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, x के प्लेस पे हम 2 रख सकते हैं, तो ये x के प्लेस पे 2 रखा, तो हमारा आंसर 0 आ गया। और यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, x के प्लेस पे आपको कुछ और भी दे सकते हैं कि मतलब आप अगर इसको माइनस करोगे 4 को, तो यहाँ पे 11 भी आ सकता है। तो आपको x के प्लेस पे क्या देंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे 11 + 2, पहले हम देखेंगे कि जैसे कि 2 + x - 4 = 11 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे से हम देखेंगे -2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये -2 और यहाँ पे आ गया हमारा x, और x उधर चला गया तो माइनस में x चला गया, +11, तो x इधर जाएगा, तो यहाँ पे 11 + 2, तो यहाँ पे 13 भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। 13 भी आ सकता है, अगर आपको क्वेश्चन में 13 दिया है, क्योंकि 13 रखेंगे तो यहाँ पे 11 भी आएगा। 11 कैसे आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 + x के प्लेस पे 13 रखा, -4, 13 14 15, 15 में से 4 माइनस गए तो हमारा 11, 0 या 11 या इसका गुणनफल कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे हमारा 13 भी आ सकता है x के प्लेस पे। आप इस तरह से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। तो समराइज़ में हम देखेंगे सबसे पहले 2 के विभाजन का नियम, जिसमें इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 3 के विभाजन का नियम योग जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के विभाजन का नियम अंतिम के 2 अंक जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। 2 की फैमिली के लिए बताया था मैंने। 5 के विभाजन के नियम इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 के विभाजन के नियम में 2 के विभाजन का और 3 के विभाजन का दोनों नियम सेटिस्फाइड होने चाहिए। 7 के विभाजन के नियम मैंने आपको बताया था कि इकाई अंक को दुगुना करने पर इकाई अंक छोड़कर आने वाले डिजिट में से माइनस करना है। ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी जब तक इकाई संख्या 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। 8 से विभाजन का नियम अंतिम 3 डिजिट जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। और 9 के विभाजन का नियम अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के विभाजन का नियम इकाई अंक 10 होना चाहिए। 11 के विभाजन का नियम ओड और इवन नंबर का -0 या 11 या फिर इनका कोई गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब समराइज़ करके मतलब अच्छे से याद होना चाहिए। मैं समराइज़ हमारे खुद से कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से समराइज़ करके अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने पूरा चैप्टर मतलब विभाजन का नियम पूरा कंप्लीट हो चुका हमारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और थोड़ी बड़ी क्लास हो गई आज, तो आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और विभाजन का नियम, यहाँ पे विभाजन का नियम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम शून्य की संख्या का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में सेकेंड जो हमारा नियम है ना, वो शून्य की संख्या का सिद्धांत है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।